फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आई का घटना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देख रहे थे, उसका सी सेक्शन देख रहे थे। जो प्रमुख सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय का उसका, उसमें से COP 28 तक हो गया था। और नेक्स्ट हम लोग का है GPAI शिखर सम्मेलन 2023। इसको डिटेल से देखते हैं। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम जो है नई दिल्ली में है, वहाँ पे GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष लीड चेयर रहा है। तो GPAI 2023-24 की अवधि के लिए भारत इसका लीड चेयर रहा है, परिषद का अध्यक्ष रहा है। और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र का अंगीकृत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि GPAI परिषद जो है, GPAI काउंसिल जो है एक मंत्री स्तरीय निकाय है, मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। तो GPAI परिषद काउंसिल में एक मंत्री स्तरीय निकाय है, इसमें सभी सदस्य शामिल हैं। GPAI के बारे में डिटेल से देखते हैं कि GPAI क्या है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक वैश्विक साझेदारी है। GPAI है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक प्रकार का वैश्विक साझेदारी प्रदान करता है। GPAI जो है उसको आधिकारिक तौर पे 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तो 2020 में ही लॉन्च हुआ है GPAI। और GPAI के सचिवालय की स्थापना कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई है। GPAI की स्थापना पेरिस में OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई है। वर्तमान में GPAI के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। और इसके अतिरिक्त OECD GPAI में अस्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को की भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। तो दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी GPAI में पर्यवेक्षक के रूप में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल हुआ है। हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है GPAI के शिखर सम्मेलन को डिटेल में देखते हैं। GPAI के शिखर सम्मेलन, इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में। GPAI का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। दूसरा हुआ है पेरिस फ्रांस में 2021 में। और तीसरा हुआ है 2022 में टोक्यो जापान में। तो पहला जो हुआ था इसका सम्मेलन हुआ था कनाडा के मॉन्ट्रियल में 2020 में, जब इसका स्थापना हुआ था। दूसरा हो गया पेरिस के फ्रांस में। और तीसरा हो गया टोक्यो जापान में। तो पहला हो गया मॉन्ट्रियल कनाडा, दूसरा पेरिस फ्रांस और तीसरा हो गया टोक्यो जापान में GPAI का सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट या टॉपिक देख लेते हैं। COP 5 जो है मिनीमाता, COP 5 मीनामाता कन्वेंशन या अभी समय पे 5वीं बैठक। तो COP 5 किया गया है मिनीमाता जो डिजीज है उससे संबंधित इसका 5वां बैठक है। तो COP 5 का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड का जिनेवा में पारे, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पारे पर मिनीमाता अभिसमय कन्वेंशन कि जो भी पक्षकार हैं, जो भी उसके सपोर्टर हैं, उनका सम्मेलन का ये 5वां बैठक हुआ है, अर्थात COP 5 हुआ है। तो 5th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द मिनीमाता कन्वेंशन। तो मिनीमाता कन्वेंशन पे जो COP का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तत्वावधान में आयोजित जो COP5 है उसकी अध्यक्षता किसने किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता क्लाउडिया डोमित्रू ने किया है। उसकी अध्यक्षता क्लाउडिया डोमित्रू द्वारा की गई है जो रोमानिया देश से है। तो इसकी अध्यक्षता क्लाउडिया डोमिट्री किए हैं जो रोमानिया देश से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि मिनीमाता अभिसमय कन्वेंशन के अंगीकरण की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पे 29 अक्टूबर 2023 को मिनीमाता फिल्म का प्रसारण किया गया। मिनीमाता फिल्म का प्रसारण हुआ जिसके निर्देशक हैं एंड्रयू लेविटिस। एंड्रयू लेविटिस इसके निर्देशक हैं। मिनीमाता कन्वेंशन COP6 के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली जो बैठक होगी वो 2025 में कहाँ होगी? तो चिली की अध्यक्षता में होगी और 3 से 7 नवंबर 2025 के मध्य जिनेवा में आयोजित की जाएगी। तो चिली की अध्यक्षता में ये भी जिनेवा में ही होगा और अभी जो हुआ था 5वां ये भी जिनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है COP6। तो COP6 कहाँ होगा? तो COP6 होगा मिनीमाता से संबंधित ये COP है, ना कि जलवायु परिवर्तन से। सब अलग अलग मैटर मुद्दे के लिए अलग अलग से COP हो रहा है। जैसे कि प्रवासी वन्य जीवों के लिए था तो COP14 हुआ था जो UAE के आबू धाबी में हुआ था। COP28 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है जो दुबई में हुआ था। वहीं ये COP5 मिनीमाता रोग से संबंधित है। तो COP जो 5 था वो कहाँ हुआ था? जिनेवा में। 6 भी होगा जिनेवा में परंतु चिली की अध्यक्षता में होगा। चिली की अध्यक्षता में होगा। और COP6 जो है वो कहाँ होगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ये करेंगे ओस्वाल्डो पेट्रिशियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। ओस्वाल्डो द्वारा की जाएगी COP6 की अध्यक्षता। पारे पे मिनीमाता कन्वेंशन एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है जिसका उद्देश्य है कि पारा और उसके यौगिकों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य पे और एनवायरनमेंट पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उससे रक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि संधि को वर्ष 2013 में अपनाया गया था और यह 16 अगस्त 2017 को जाके लागू हो गया था। भारत जो है वो मिनीमाता कन्वेंशन मिनीमाता अभिसमय का एक सपोर्टर एक पक्षकार है। भारत ने वर्ष 2018 में मिनीमाता अभिसमय का अनुसमर्थन किया था। तो भारत ने वर्ष 2018 में मिनीमाता का समर्थन किया और ये बना था 2017 में, जबकि इस पे 2013 में ही संधि को अपनाया गया था परंतु लागू 2017 में हुआ था। तो मिनीमाता से जो संधि है वो 2013 में लागू कर दिया गया था परंतु इसको अपनाया गया था कब? तो ये 2017 में ओवरऑल लागू हो गया था और 1 साल के बाद 2018 में भारत ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। मिनीमाता रोग जो है वो मनुष्यों में मिनीमाता रोग पहली बार 1956 में आया था जापान में। तो जापान में 1956 में देखा गया था। यह एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पाराविषक्तता मर्क्यूरी पॉइजनिंग के कारण होता है। मिनीमाता रोग में मेथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका जो तंत्र है वो भी प्रभावित हो जाता है। प्रथम जो वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन है, वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन वो 1 से 2 नवंबर 2023 को यूके के ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देशों तथा यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ने हिस्सा लिया था। तो जो प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2023 का इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में किया गया था और वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का यह 2023 में पहला संस्करण था। वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण 2023 में हुआ। कहाँ हुआ? तो यूके के इंग्लैंड के ब्लेचले पार्क में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर के 28 देश भाग लिए थे और यूरोपीय यूनियन ने भी भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में जो AI पे सुरक्षा वाला सम्मेलन था उसमें 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन को ब्लेचले घोषणा के नाम से जाना। घोषणा पे हस्ताक्षर किया क्योंकि ब्लेचले पार्क में किया गया था ये, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। यह ऐतिहासिक घोषणा जो था उन्नत AI सिस्टम जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है
इसके जो भी संभावित जोखिम है एवं लाभ है उनको संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। ब्लेचली जो घोषणा है वो फ्रंटियर एआई जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है और यह विश्व के प्रमुख एआई प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ब्लेचली घोषणा जो है वो एआई जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट है और यह एआई प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके इंग्लैंड के विश्व के प्रथम एआई सुरक्षा संस्थान वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया गया है। यह जो संस्थान है वो एआई के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। ज्ञातव्य है कि ब्लेचली पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां पे एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिग्मा कोड को क्रैक किया था। तो जर्मनी के नाजियों का जो एनिग्मा कोड था उसको क्रैक किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में एलन ट्यूरिंग के द्वारा। कहाँ पे? तो इसी ब्लेचली पार्क में। कोलोलस जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर माना जाता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योग्य कंप्यूटर था उसको कोलोलस को माना जाता है और इसका उपयोग भी यूके के बकिंघमशायर स्थित ब्लेचली पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोलोलस का हिटलर और उसके जनरलों के बीच लॉरेंज कूटलेखित संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया था। ये जो सम्मेलन हुआ था इसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन में भी आमंत्रित किया। तो भारत में जो भारत मंडपम नई दिल्ली में GPAI 2023 का सम्मेलन हुआ था तो उस पे आमंत्रित किया गया था भारत के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वैश्विक साझेदारी को लेकर। ज्ञातव्य है कि भारत में 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य में GPAI 2023 का आयोजन किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी कहाँ होगी? तो ये होगी फ्रांस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो 2023 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्लेचली पार्क, यूके इंग्लैंड में स्थित है ब्लेचली पार्क में। और दूसरा जो होगा इसका वो कहाँ होगा? फ्रांस होगा। आगे देखते हैं। और GPAI जो है वो 2017 में ही आ गया था, भारत 2018 में उसको सपोर्ट किया गया था और अभी 2023 में भारत में उसका सम्मेलन हुआ था। जो GPAI था वो 2017 नहीं 2020 में आया था। कॉप जो 5 था मिनमाता संबंधित वो 2017 में लागू किया गया था और भारत ने उसको 2018 में सपोर्ट किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ील समिट। थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ील समिट को देख लेते हैं। तो अफ्रीकी देश जो कांगो गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, उसकी राजधानी ब्राज़ाविल में 28 अक्टूबर 2023 के बीच थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। तो थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ील समिट जो है वो उसका दूसरा संस्करण आयोजन हुआ था कहाँ? तो कांगो गणराज्य में। गौरतलब है कि थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ील में किया गया था। एक स्थायी भविष्य के लिए सामूहिक जो प्रतिबद्धता है, कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर है, इसका केंद्रीय विषय पदार्थ इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति जो हैं डेनिस ससो नगेस। तो कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससो नगेस द्वारा की गई थी एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि
संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों व संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जो संयुक्त राष्ट्र व अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्र व संस्था शामिल हुए थे भारत की ओर से। इस शिखर सम्मेलन में भारत के तत्कालीन जो विदेश राज्य मंत्री हैं बी मुरलीधरन, तो जो भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री हैं बी मुरलीधरन, इन्होंने हिस्सा लिया था। 3 बेसिन क्या है इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में अवस्थित जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन है। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन, ये तीनों बेसिन को 3 बेसिन के नाम से जाना जाता है। 3 बेसिन है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। इन तीनों बेसिन को 3 बेसिन के नाम से जाना गया है। ये जो 3 बेसिन हैं अमेजन, कांगो, बोर्नियो, तो इनके अंतर्गत विश्व का 80% जो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है वो शामिल है। 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं 3 बेसिन के अंतर्गत आती है। 2/3 जो जैव विविधता है पूरे वर्ल्ड का वो इसी 3 बेसिन के अंतर्गत है और 80% उष्णकटिबंधीय वन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है G7 77 शिखर सम्मेलन। तो G77 शिखर सम्मेलन को देख लेते हैं। G7 तो देख लिए थे हम लोग, जापोलिया इटली में हुआ था। अब देखते हैं G77 शिखर सम्मेलन। G77 शिखर सम्मेलन 2023 को सितंबर में हुआ था। G77 प्लस जो चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है, यह हवाना में हुआ था जो क्यूबा देश में है। तो क्यूबा की हवाना में G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा के राष्ट्रपति किए थे। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है मिगुएल डियाज कैनेल। तो मिगुएल डियाज कैनेल जो है क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति हैं कैनेल। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? कैनेल। क्यूबा के राष्ट्रपति कैनेल ने इसका G77 प्लस का अध्यक्षता किए थे, क्यूबा के राष्ट्रपति कैनेल। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम क्या था? तो वर्तमान विकास चुनौतियों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका था। तो इसका विषय था कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को उस पर डेवलप करना है, उससे जो संबंधित चैलेंजेस है उसके लिए था। इस शिखर सम्मेलन के समापन पे हवाना में हुआ था, इसलिए हवाना घोषणा पत्र हो गया। तो हवाना जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसको अंगीकृत किया गया फाइनली। और G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया था। तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ साथ और देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें G77 प्लस में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि वर्ष 1964 में G77 के गठन के बाद भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1964 में इसका G77 के गठन के बाद भारत ने पहली बार इसका अध्यक्षता किया था। ज्ञातव्य है कि 21 से 22 जनवरी 2024 को G77 के सदस्य देशों एवं चीन के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष का 3रा दक्षिण शिखर सम्मेलन 3rd साउथ समिट कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। कंपाला के युगांडा में हुआ था। आगे देख लेते हैं G77 क्या है। तो G77 इसको ग्रुप ऑफ 77 भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी और 77 विकासशील देश मिलके इसको किए थे। तो इसमें विकसित देश नहीं है, विकासशील देश 77 मिलके इसको ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना किया गया था 1964 में। उसके बाद पहली बार भारत ने इसका सम्मेलन कराया था। तब भी है कि G77 जो संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन भी है और भारत G77 के सदस्यों में भी शामिल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी कैसी है? तो विकासशील है। और अभी इसका 2024 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है इसका आयोजन क्यूबा के हवाना में हुआ है।
और G77 का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 77 1964 में। आगे देखते हैं 18वां G20। तो G7 हम लोग देख लिए थे, अब है G20। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 देखते हैं कहाँ हुआ। तो ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था और यह भारत द्वारा आयोजित किया गया पहली बार ऐसा हुआ है, भारत को मौका मिला कि G20 सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत के 60 शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई। तो पूरे भारत के 60 शहरों में 200 बैठकें G20 के तहत आयोजित हुआ है, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। G20 में 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 का बैठक हुआ। तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में भी G20 का बैठक हुआ है। लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, आगरा में हुआ और ग्रेटर नोएडा में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 संबंधित आयोजन हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 का सिरपा, अमिताभ कांत क्या बने थे? तो G20 के सिरपा बने थे। अमिताभ कांत G20 के सिरपा बनाए गए थे और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है इनको मुख्य समन्वयक, चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। तो G20 का मुख्य समन्वयक बनाया गया था हर्षवर्धन श्रृंगला को और G20 का सिरपा बनाया गया था अमिताभ कांत को। भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों जो गेस्ट कंट्रीज है उसके रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन की जो प्रमुख परिणाम है, आउटकम है, उसके रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को डिक्लेरेशन को अंगीकृत भी कर लिया। तो G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र जो जारी हुआ उसको सभी देशों द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को, डेट इसका इम्पोर्टेंट है, 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी यूनियन G20 समूह का स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर बन गया। यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा क्षेत्रीय गुट रीजनल ब्लॉक है। तो यूरोपीय यूनियन भी G20 का मेंबर है, उसके साथ ये दूसरा क्षेत्रीय गुट बन गया है, अफ्रीकी संघ बन गया है, G20 का स्थायी सदस्य बन गया 9 सितंबर 2023 को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया है। तो 1999 में G20 की स्थापना के बाद से यह पहला समूह था जब इसका सदस्यता का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। वैश्विक जैव ईंधन जो गठबंधन है वो G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल थी। तो वैश्विक जैव ईंधन हो, जैव निम्नीकरण ईंधन हो, तो इसके लिए भारत की एक पहल था, इसमें किया गया था G20 में। इस जो गठबंधन का लक्ष्य था वो जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। यह गठबंधन ज्ञान के केंद्रीय संग्रहालय, सेंट्रल रिपोजिटरी और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। GBA जो है वो सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता है। अमेरिका जो 52% करता है, ब्राजील 30%, भारत 3%,
का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में लगभग 81% का ये लोग योगदान देते हैं। तो उत्पादन में 85% है और उपभोग में 81%। नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा देखते हैं तो 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया कनेक्ट करेगा यूरोप से, यूरोप के इकोनॉमी से मिडल ईस्ट होते हुए, मिडल ईस्ट की कंट्रीज से होते हुए, जो कि अभी तो युद्ध के में सब जो घिरे हुए हैं, युद्ध के क्षेत्र में है। तो उसी मिडिल ईस्ट से हो करके यूरोपीय इकोनॉमी को भारत से कनेक्ट किया जाएगा IMEC के तहत। तो इसके लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया, समझौता हुआ। उल्लेखनीय है कि IMEC जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा रहा है। तो IMEC जो चाइना का BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसके प्रत्युत्तर के रूप में है, उसके बराबरी करने के लिए ये बनाया गया है। IMEC जो है वो एशिया, अरब की खाड़ी, अरेबियन गल्फ एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। तो IMEC जो है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अरब की खाड़ी, अरेबियन गल्फ से होते हुए यूरोप में के मध्य भारत को कनेक्टिविटी देगा। और इससे क्या होगा, तो भारत की आर्थिक जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। इससे क्या होगा, तो भारत के यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के मध्य वस्तु एवं सेवाओं का पारगमन रूप से आवाजाही सुनिश्चित हो पाएगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के 18वां G20 जो शिखर सम्मेलन था 18 नंबर का था। तो 18वां G20 सम्मेलन के समापन अवसर पर नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, तो लूला डी सिल्वा को अध्यक्षता का गेवल सौंप दिया। तो नेक्स्ट जो होगा 18वां के बाद 19वां संस्करण वो ब्राजील में होगा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को ये सौंपा गया। और ये ब्राजील के कौन से शहर में होगा, तो रियो डी जेनेरियो में होगा। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लूला डी सिल्वा वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष था। G20 का अध्यक्ष बना रहा भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। भारत के G20 के अध्यक्ष था वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के केंद्रीय विषय थीम पे आधारित था। यह विषय महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। तो वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो जो था वो क्या था, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों जो केसरिया है, सैफ्रॉन कलर है, सफेद कलर, हरा और नीला से प्रेरित था। तो भारत के तिरंगे के कलर से इसका लोगो प्रेरित था, केसरिया, सैफ्रॉन, सफेद, हरा और नीला। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल, लोटस के साथ पृथ्वी को, अर्थ को दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को प्रदर्शित करता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत की पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है। जो पृथ्वी है इस लोगो में, तो वो भारत की पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसकी प्रकृति के साथ पूर्णतया सामंजस्य है। कमल की जो 7 पंखुड़ियां हैं वो 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कमल के जो 7 पंखुड़ियां हैं वो 7 महाद्वीप और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वर का प्रतिनिधित्व करता है।
नेक्स्ट है कि G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है भारत। तो G20 का जो लोगो है उसके नीचे देवनागरी में लिखा गया है भारत। और इसी के साथ हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वो खत्म होता है। अगला वीडियो स्टार्ट होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन होगा। और ये चौथा सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय करंट का, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसका ये चौथा सेक्शन है निर्वाचन, और लास्ट भी है संभवतः। तो इसके बाद हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब थैंक्स फॉर वॉचिंग।